गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मेकिंग ई रुपी एट पार विद पेपर करेंसी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अगर हम परमानेंटली ट्रांजैक्शंस डिलीट कर देते हैं ई रुपी की, तो सीबीडीसी जो है, ये ई रुपी जो है वो एनोनिमस बन जाएगा, जैसे कि पेपर करेंसी हो जाती है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, या फिर ई रुपी है क्या? सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है जो सेंट्रल बैंक ने इशू किया है डिजिटल फॉर्म में। तो इसको डिजिटल रुपी या ई रुपी भी कह रहे हैं। ये बिल्कुल फिएट करेंसी की तरह है, एक्सचेंजेबल है 1 to 1। ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है वो सीबीडीसी को क्रिएट करता है और उसको बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है नॉन बैंक्स भी जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। तो डिजिटल रुपी जो है, आरबीआई ने डिमार्केट किया है दो कैटेगरीज में, जनरल पर्पस और होलसेल। तो ये डिमार्केशन की गई है डिजिटल रुपी को जो है वो यूसेज को समझने के लिए। अब आरबीआई जो है, उन्होंने पहला प्रोजेक्ट निकाला नवंबर 2022 में। डिजिटल रुपी जो है वो होलसेल मार्केट के लिए और सेकेंडरी ट्रेड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। और रिटेल रुपी जो है वो एक दिसंबर में ही 2022 में रिटेल डिजिटल रुपी निकाला गया, जो कि रिटेल रुपी एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कैश है रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और इसको अदर फॉर्म्स ऑफ मनी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इंडिया जो है, उन्होंने सीबीडीसी को नॉन रिम्यूनरेटिव रखा है, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फरवरी 2024 में आरबीआई ने अनाउंस किया एक ऑफलाइन फंक्शनैलिटी, जिसमें कि पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। एडिशनली फंक्शनैलिटीज़ जो है प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन कैपेबिलिटी दोनों की सीबीडीसी रिटेल पेमेंट्स में लाई गई। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस जो है स्पेसिफिक या टारगेटेड पर्पसेस के लिए जो है वो की जा सकती हैं। ऑफलाइन फंक्शनैलिटी जो है वो इनेबल करती है कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं पुअर और लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले एरियाज़ में की जा सकती हैं। ठीक है। अब हाईलाइट क्या है आरबीआई गवर्नर की स्पीच के? तो उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी जो है वो, इंडिया उस पर काम कर रहा है कि उसको ट्रांसफरेबल बनाया जा सके ऑफलाइन मोड पे भी। और जो प्रिवेसी के एस्पेक्ट हैं उसके ऊपर जो है कोई लॉ लाकर जो है गवर्नमेंट उसको ठीक से एड्रेस कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नेचर है ट्रांजैक्शंस का। तो अगर आप ट्रांजैक्शंस को परमानेंटली डिलीट कर देते हो, तो जो ई रुपी है वो अनोनिमस हो जाता है। ठीक है। आरबीआई ने फिर भी बोला है कि ऑफ कोर्स जो आरबीआई है उनकी उनकी प्रेफरेंस अभी भी यूपीआई है रिटेल यूज़र्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शी जिनपिंग्स यूरोप विजिट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है अपने पहले यूरोप के ट्रिप पर गए हैं पिछले 5 साल के, और ऑफ कोर्स वो यूरोप के जो बॉन्ड्स लूज़ हो रहे हैं यूएस के साथ, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चाइनीज़ लीडर ने फ्रांस, सर्बिया और हंगरी को चूज़ किया है, क्योंकि इन एरियाज़ में अमेरिका के पोस्ट वॉर ऑर्डर को जो है डिसअप्रूवल सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। शी जो है वो दिखाना चाहते हैं कि चाइना की इन्फ्लुएंस ग्रो हो रही है कॉन्टिनेंट में। यूरोप विजिट के लिए वो डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं चाइना और यूएस के बीच में। सर्बिया वो उस समय पर विजिट कर रहे हैं जब 25th एनिवर्सरी ऑफ नेटो बॉम्बिंग ऑन चाइनीज़ एम्बेसी इन बेलग्रेड हुई थी 1999 की कोसोवो वॉर का टाइम पर। ईयू की जो चाइना की पॉलिसी है, ईयू की जो है चाइना की पॉलिसी को डिफ़ाइन कैसे करता है कि एक पार्टनर जिसके साथ कोऑपरेशन भी किया जाता है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर भी है और सिस्टमिक राइवल भी है। ईयू के सीरियस डिफरेंसेस हैं बीजिंग के साथ। जैसे ही जब जब खासकर लास्ट ईयर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चाइना में से बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की ईयू ने कि क्या चाइना जो है वो उस पर अनफेयर सब्सिडीज़ देता है। इन्वेस्टिगेशन से जो है चाइना के जो है टेंशन्स भी शुरू हो गई थी जर्मनी के साथ।
ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ ऑटो मार्केट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को डोमिनेट करना शुरू कर चुकी थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एमआरआई स्कैन या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये टॉपिक इन साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो बिना सर्जरी के देखना चाहते हैं, एमआरआई उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। एमआरआई बेसिकली एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिससे कि इमेजेस ली जा सकती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की, जैसे कि ब्रेन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स, कई तरह की मसल्स, लिवर, आर्टरीज़, इन सब की जो है इमेजेस ली जा सकती हैं। 1970s में एमआरआई डेवलप किया गया था। 2003 में जो है जिन्होंने डेवलप किया था उनको जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला। तो एमआरआई कैसे काम करता है? एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है हाइड्रोजन एटम्स की बॉडी के अंदर जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इमेजेस क्रिएट करता है। मशीन जो है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज़ करती है, एक स्टेबल मैग्नेट फील्ड बनाती है और फिर जो है हाइड्रोजन एटम जो है स्पिन होते हैं और उनको अलाइन करके उनकी इमेजिंग करती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स जो है एमिट की जाती है जो है एक्सेस एटम्स को एक्साइट करने के लिए, और फिर उसके बेसिस पर जो है वो 2D या 3D इमेज जो है स्कैन बॉडी पार्ट की बनाई जाती है। तो प्रॉज क्या हैं एमआरआई के? एक तो प्रैक्टिकली पूरी बॉडी को जो है वो यूज़फुल डायरेक्शन से इमेज कर लेता है ये, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाए जा चुके होते हैं तो एटम्स जो हैं स्कैंड बॉडी पार्ट में उस कोई ख़ास इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। एमआरआई स्कैन जो है कोई बॉडी को थ्रेट भी नहीं देते हैं। लेकिन कॉन्स क्या हैं? एमआरआई जो है मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जो है वो पेशेंट्स के लिए बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है मेटालिक इम्प्लांट्स अगर किसी पेशेंट के हुआ हो तो ऑफ कोर्स वो एमआरआई स्कैन नहीं करवा सकता। और प्रेग्नेंट वीमेन पर भी इसका क्या इफ़ेक्ट है अभी तक उसके ऊपर प्रॉपरली स्टडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लोरोपिस्क्रीन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रशिया को अक्यूज़ किया है कि रशिया ने केमिकल एजेंट क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोपिस्रिन जो है वो यूक्रेन में यूज़ किया है, जो कि वायलेशन हुई है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की। क्लोरोपिस्रिन है क्या? एक केमिकल कंपाउंड है जिसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। बेसिकली एक वाटर वॉरफेयर एजेंट और पेस्टिसाइड दोनों की तरह काम किया जा सकता है इसका, और कलरलेस से लेकर येलो ऑयली लिक्विड की तरह होता है ये। इसको ब्रॉडली फंगीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेमाटाइसाइड और एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज़ किया जा सकता है किया जाता है। और एक इरिटेंट होता है ये, इसके टीयर गैस जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसकी? सोडियम हाइपोक्लोराइड और नाइट्रोमिथेन के साथ मिलाकर जो है इसको बनाया जाता है, और क्लोरोफॉर्म जो है बेसिकली निट्रिक एसिड के साथ जो है जब कंबाइन की जाती है तब ये क्लोरोपिक्रिन और वाटर बनता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है हेल्थ पर? पहली तो मतलब इसकी टीयर्स इंड्यूसिंग इफेक्ट देता है ह्यूमंस बींग्स में, इरिटेशन करता है आँखों में, हाईली टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है और वॉमिटिंग भी इंड्यूस करता है। तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है? एक मल्टीलैटरल ट्रीटी जो कि केमिकल वेपन्स को बैन करती है और डिस्ट्रक्शन रिक्वायर करती है केमिकल वेपन्स की। 1997 से ये ट्रीटी जो है वो एनफोर्स्ड है, और करंटली इसमें 193 स्टेट पार्टीज़ हैं। इंडिया ऑफ कोर्स सिग्नेटरी है, पार्टी है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया VIX। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली वॉलेटिलिटी गॉश इंडिया VIX जो है वो 15% बढ़ गया रिसेंटली, जिससे कि जो है एक्सपर्ट्स ने वार्निंग शुरू की है लार्ज पोजीशंस होल्ड करने के लिए स्टॉक मार्केट में। तो ये इंडिया VIX है क्या? ये एक ऐसा इंडेक्स है जो मार्केट कितनी वॉलेटाइल होगी उसके एक्सपेक्टेशन को शो करता है, तो इसीलिए इसको फेयर इंडेक्स भी कहते हैं। तो वॉलेटिलिटी बेसिकली कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज जो है स्टॉक मार्केट में या इंडेक्स वैल्यू में देखने को मिलेगा उसको कहते हैं। और जो है मूवमेंट जो होती है VIX इंडेक्स की, ये ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी को दिखाती है ओवर द नेक्स्ट 30 डेज़। तो मतलब अगर बढ़ जाता है VIX तो इसका मतलब कि मार्केट जो है वो हाईली वॉलेटाइल रहने वाली है नियर फ्यूचर में।
VIX इंडेक्स जो है पहली बार 1993 में CBOE ने जो है क्रिएट किया था। इंडिया में इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैलकुलेट करता है, और इंडिया VIX जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है निफ्टी के साथ। मतलब जब भी इंडिया VIX फॉल हुआ है तो निफ्टी जो है वो राइज हुआ है, जब भी ये बढ़ा है तो निफ्टी फॉल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉलिन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट कॉल्ड कॉलिन, और जो कि ट्रांसपोर्ट होता है इनटू ब्रेन बाय प्रोटीन कॉल्ड FLV CR2। तो कॉलिन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो सपोर्ट करता है बॉडी के कई तरह के फंक्शंस, इंक्लूडिंग सेलुलर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। ये वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करता है। बॉडी भी जो है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कॉलिन बनाती है अपने आप लिवर में, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होता है ये कि जितना डेली नीड्स को पूरा हो सके। ह्यूमंस को अपनी डाइट से ही इसको पूरा करना पड़ता है। तो रिचेस्ट डाइटरी सोर्सेज के जो है मीट, फिश, डेयरी और एग्स होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड या फिर फैट्स होता है ये, जो कि फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं जिन्हें। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिथाइल ग्रुप्स भी है, और ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि लिवर का जो है कोलेस्ट्रॉल क्लियर किया जा सके। और ये न्यूट्रिएंट इसलिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि एसिटाइल कॉलिन बनाता है ये, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इसको गट बैक्टीरिया के लिए भी बेनिफिशियल फूड माना जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज और मस्कुलर डैमेज को रोकने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीनस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए के लिए। तो US के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन से दिखाया है कि एब्सेंस ऑफ वाटर जो है वीनस में, वो वहाँ की हाइड्रोजन केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, जो कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वीनस क्या है? सेकंड प्लैनेट जो फ्रॉम द सन, सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जबकि मरकरी से ट्वाइस एज क्लोज है, जबकि मरकरी से ट्वाइस एज क्लोज टू सन है, और 4 टाइम्स ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करता है। बट स्टिल वीनस फिर भी सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप कर लेता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरह। टेम्परेचर जो वीनस में है वो 471 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, जो कि इतना गर्म है कि वो इवन लेड को भी मेल्ट कर सकता है। वीनस और अर्थ को हम ट्विन्स मानते हैं क्योंकि बहुत ही सिमिलर इन साइज, मास, डेंसिटी, कॉम्पोजिशन और ग्रेविटी हैं। वीनस सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है अर्थ से, थोड़ा सा ही स्मॉल छोटा है अर्थ से। लगभग 80% ऑफ अर्थ का मास है उसके पास। और कोई गैसी प्लैनेट नहीं है ये, बल्कि रॉकी प्लैनेट है। इंटीरियर जो है वीनस का वो एक सेंट्रल आयरन कोर और रॉकी मैंटल से बना है। जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना है। सिर्फ दो ही वीनस जो है वो अकेले दो ऐसे प्लैनेट्स में से है, मतलब दूसरा मरकरी है, जिनका कोई खुद का मून नहीं है। और वीनस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ पर जो है वो मूव करता है। ठीक है, और मोस्ट अदर प्लैनेट्स भी जो हैं जिस तरह से मूव कर रहे हैं उनके ऑपोजिट में मूव करता है। एक वीनस सबसे स्लोएस्ट है रोटेट होने में। लगभग 243 अर्थ डेज इसको सिर्फ अपने एक्सिस में रोटेट होने में लग जाते हैं, जबकि इसकी रेवोल्यूशन अराउंड सन करने में इसको 225 अर्थ डेज लगते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितना इसको एक जो इसका एक साल जो है वो मतलब इनके एक दिन से ज़्यादा छोटा है। मतलब एक दिन ज़्यादा बड़ा है वहाँ पर इनके खुद वीनस के एक साल के कंपैरिजन में। वीनस जो है वो हाईली विजिबल फ्रॉम अर्थ रहता है अपनी रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं FWD-200B। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला इंडिजिनस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट FWD-200B रिसेंटली अनवेल किया गया है, जो कि एक इंडिजिनस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर है और मैन्युफैक्चर किया गया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ द्वारा। इसकी पेलोड कैपेसिटी 100 kg है और इसको क्लासीफाई किया गया है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की तरह। इसमें ऑप्टिकल सर्वेलेंस पेलोड्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड हैं मिसाइल लाइक वेपन्स के से प्रेसिजन एयर स्ट्राइक्स के लिए।
और इसमें मैक्सिमम स्पीड 360 किलोमीटर्स पर आवर है, और इसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी 12 से लेकर 20 आवर्स तक है, और इसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन रेंज जो है वो 200 किलोमीटर्स तक है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is making e-rupee at par with paper currency. This topic is important for your economy section. So RBI Governor Shaktikant Das has said that permanent deletion of transactions can make the e-rupee or CBDC anonymous, which will make it par with paper currency. So what is CBDC or e-rupee? It is the legal tender issued by a central bank in a digital form. So digital rupee is the digital currency launched by RBI, and it is the same as a fiat currency, and it is exchangeable one to one with fiat currency. Only its form is different. Central bank has created the CBDC and the banks distribute it. To widen the reach of e-rupee, RBI has recently announced the participation of non-banks in the pilot project. RBI has demarcated the digital rupee into two broad categories: general purpose, that is retail, and wholesale. The wholesale version was launched in November 2022. The retail one was launched in next month, December 2022, and the wholesale one was also used for secondary trade in government securities. And of course, the retail e-rupee is an electronic version of cash, but it is not bearing any interest. Okay, so in February 2024, the RBI introduced offline functionality in P2P and P2M transactions. So additional functionalities also include programmability, which means that you can facilitate transactions for specific or targeted purposes also. Offline functionality is meant for areas with poor or limited internet connectivity. So RBI has said that India is also working on making CBDC transferable in offline mode, and he has said with respect to concerns of privacy, electronic nature, as the electronic nature will leave a trail of where all the currency has been used, unlike cash that offers anonymity. The governor has said that anonymity can be addressed through legislation and through technology. So basically, if you permanently delete the transactions, it will be as anonymous as the cash. So RBI has still said that they are still preferring for UPI among retail users. Okay. So the next topic is Xi Jinping's Europe visit. This topic is important for your international relations. So Chinese president is on his first visit to Europe in 5 years, with an intent of seizing opportunities to loosen Europe's bonds with US. So which countries will be he visiting? So he will be visiting France, Serbia, and Hungary, because each of these countries have disapproved America's post-war ordering of the world. He wants to demonstrate China's growing influence on the continent. So for Europe, this visit will test its delicate balancing act between China and US. Uh, Visit to Serbia is also coinciding with 25th anniversary of NATO bombing on Chinese embassy in Belgrade during 1999 Kosovo war. So European Union has an official doctrine which defines China as a partner for cooperation, but an economic competitor and a systematic rival. EU also has serious differences with Beijing, as it opened an investigation last year into whether electric vehicles which are made from China are benefiting from unfair government subsidies. So this investigation also caused tensions with Germany, because the Chinese market dwarfs that of other European countries and in Germany. So German manufacturers in China fear that any imposition of European tariffs could affect its exports from China and cause tit for tat retaliation from by China. So the next topic is magnetic resonance imaging. This topic is important for your science and tech section. For those who are trying to look inside human body without surgery, magnetic resonance imaging can become be an indispensable tool. So MRI is a non-invasive diagnostic procedure that can be used to obtain images of soft tissues, including brain, cardiovascular system, spinal cord, joints, various muscles, liver, arteries, etc. So it was developed in 1970s, and for that, the Nobel Prize was given in 2003. So how does MRI work?
It uses the magnetic properties of hydrogen atoms in the body to create images. The machine includes a superconducting magnet which creates a stable magnetic field aligning with hydrogen atom spins. So a radio frequency pulse is emitted, exciting excess atoms so as to generate detailed 2D or 3D images of the scanned body part. So, what are the pros of MRI? So, basically, it images the body from all useful directions. Once the magnetic fields are taken away, the atoms in the scanned part do not remain affected, which means that MRI scans do not pose any threats to the body. MRI machines are expensive, and the diagnostic facilities pass this cost to the patients. Because they use strong magnetic fields, individuals who have metallic implants cannot undergo MRI scans. Also, the scans effect on pregnant women are still not well studied. So the next topic is chloropicrin or chloropicrin. This topic is important for your environment section. So US State Department has accused Russia of using the chemical agent chloropicrin in Ukraine in violation of Chemical Weapons Convention. So chloropicrin is a chemical compound which is also known as nitrochloroform, and it is used as a warfare agent as well as a pesticide. It is a colorless to yellow oily liquid. It is broadly used as a fungicide, herbicide, insecticide, nematicide, and antimicrobial. It is an irritant with characteristics of a tear gas. So, how is it manufactured? It is manufactured in a chemical reaction involving sodium hypochlorite and nitromethane. So, it can also be made by combining chloroform with nitric acid. So, chloropicrin has a documented irritating and tears inducing effects on humans, and it is also known to be highly toxic and carcinogenic and also induce vomiting. So chemical weapons convention is a multilateral treaty which bans chemical weapons and requires this destruction over a period of time. It entered into force in April 1997. Currently, it is open to all nations and it has 193 state parties. India is a signatory and party to the Chemical Weapons Convention. So the next topic is India VIX. This topic is important for your economy section. So recently volatility gauge, that is India VIX, surged to as high as 15% on 6th of May. So that's why experts are advising caution against large leverage positions in the market. So what is India VIX? It is an index that serves as a measure of market expectation of volatility. So that's why it is also known as fair index. Volatility is basically the rate or magnitude of change in the stock price or index value. The movement of VIX index reflects the overall market volatility expectations over the next 30 days. So basically a spike in VIX value means that market is expecting higher volatility in the near future. VIX index was first created by Chicago Board's Option Exchange in 1993. It is calculated by the NSE in India, and India VIX has a strong negative correlation with Nifty, which means that whenever India VIX falls, the Nifty rises, and whenever India VIX rises, the Nifty falls. Okay. So the next topic is choline. This topic is important for your environment section. So researchers have recently discovered an essential nutrient called choline, and it is transported into the brain by a protein called FLVCR2. What is choline? It is an essential nutrient which supports various bodily functions, including cellular growth and metabolism. It exists both as a water soluble and fat soluble molecules. So the body can also produce small amounts of choline on its own in the liver, but it is not enough to meet daily needs. That's why humans must obtain some choline from the diet. So the richest dietary sources of choline are meat, fish, dairy, and eggs. So it is an important class of lipids, also the fats, also called fats, or phospholipids. So it also serves as a source of methyl groups. It is also required to clear cholesterol from your liver. It is required to make acetylcholine, which is an important neurotransmitter. It is also called food for beneficial gut bacteria. Its deficiency can lead to many health conditions like cardiovascular diseases or muscular damage. Okay. So the next topic is Venus. This topic is important for your science and tech section. So a team of US scientists have shown
through computer simulations that absence of water on Venus results from hydrogen chemistry in the planet's atmosphere. So what is Venus? It is the second planet from the sun and the sixth largest planet. It is also the hottest planet in the solar system, even though Mercury is twice as close to the sun and receives 4 times more solar energy. But because of Venus atmosphere, it traps heat from the sun as an extreme version of greenhouse effect that we see on Earth. Temperatures on Venus can reach 471 degrees Celsius, which is more than hot enough to even melt lead. Venus and Earth are also called twins because they are similar in size, mass, density, composition, and gravity. Venus is only a little bit smaller than Earth with a mass of about 80% of Earth's. So it is not a gas planet but a rocky planet. The interior of Venus is made up of central iron core and rocky mantle, and its atmosphere is mainly made up of carbon dioxide and nitrogen. It is one of the two planets, apart from Mercury, of course, which does not have a moon. And it is unusual for Venus is unusual because unlike Earth and other planets, it spins in the opposite direction. And a very important fact is here is that it takes 243 Earth days for Venus to rotate on its axis, which is by far the slowest of any other major planet, and it takes 225 Earth days for Venus to go or make a revolution around the sun. Which what it means that a day on Venus is a little longer than a year on Venus. Okay, so Venus is highly visible from Earth due to its reflective clouds. Okay. So the next topic is FWD 200B. This topic is important for your security section. So India's first indigenous bomber UAV aircraft FWD 200B has been unveiled recently. So it is an indigenous military grade bomber UAV, and it is India's first indigenous unmanned bomber aircraft. It has been designed and manufactured by Flying Edge Defense and Aerospace Technologies, which is an Indian defense and aerospace company. It has a payload capacity of 100 kg, and it is classified as a medium altitude long endurance UAV. It consists of optical surveillance payloads, and it is also integrated with missile-like weapons for precision airstrikes. It has a maximum speed of 370 kilometers per hour. It has an endurance capacity of 12 to 20 hours and a ground control station range of 200 kilometers. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.